हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेचुरल डिसास्टर्स। आपको इस चैप्टर में आपको 2 नेचुरल डिसास्टर्स के बारे में बता दिया गया था, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो अर्थक्वेक क्या है बेटा? ये अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने या अलग होने की वजह से होता है। और वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनो क्या होते हैं? माउंटेन्स से क्या निकलता है? ऐश, स्मोक एंड मॉल्टन रॉक, पिघला हुआ चट्टान निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। तो इन दोनों नेचुरल डिसास्टर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया था। फिर सबसे पहले आपने देखा था कि नेचुरल डिसास्टर्स होते क्या हैं? जो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा होते हैं, है ना, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर हमको बचना है उनसे तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, बच सकते हैं उनसे। पहले से ही कुछ अगर इश्यूज वगैरह अलर्ट हो जाएं, और आपको पता भी है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं सुनामी अलर्ट के लिए, साइक्लोन अलर्ट के लिए, तो उसके लिए पहले से ही अलार्म हो जाते हैं इशू, और हम लोगों को पता चल जाता है, हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आज हमको पढ़ना है बेटा सुनामी। सुनामी भी एक क्या है? एक नेचुरल डिसास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ गिगेंटिक ओशन वेव्स। सुनामी एक श्रृंखला है, बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही विशाल ओशन वेव, समुद्री लहरों का एक क्या है? सीरीज है, श्रेणी है। एक लहर के बाद दूसरी, जैसे हम कह सकते हैं लहरों का थपेड़ा आता है और किनारे पे जो भी कुछ होता है बहा ले जाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए वही है सुनामी। इट फॉर्म्स एन एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन ट्रिगर्स लार्ज ओशन वेव्स टू फॉर्म। अब यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा, पहले आपने अर्थक्वेक देखा था, फिर आपने वॉल्केनो देखा था। वॉल्केनो में भी क्या थी? अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही थी और जमीन के बाहर आ रही थी। अर्थक्वेक में भी क्या था? अंदर से फोर्सेस लग रहे थे, तभी तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही थी। टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पे होती हैं? क्रस्ट में होती हैं अर्थ के। तो जब भी वाटर बॉडीज में, यानी कि हम कह सकते हैं सागर, महासागर, समुद्र में अर्थक्वेक आएगा या क्या आएगा, कह सकते हैं वॉल्केनो इरप्शन होगा, तो जब वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी तो वाटर भी क्या होगा? लहरों के फॉर्म में ऊपर उठेगा ना। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग सुनामी कहते हैं कि अंडर वाटर जब आए, समझ लीजिए अर्थक्वेक या वॉल्केनो इरप्शन, दोनों की वजह से सुनामी हो सकता है। आगे देखते हैं। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड एंड मेजर्स ऑलमोस्ट 15 मीटर्स इन हाइट। ये जो वेव्स होती हैं ये इतना ऊपर तक जा सकती हैं, लगभग 15 मीटर ऊपर तक जा सकती हैं। ठीक है, ऊपर हाइट में कह सकते हैं। दीज वेव्स डिस्प्लेस ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन एंड कोलैप्स द कोस्ट। अपने साथ जैसे एनर्जी नीचे से रिलीज हुई, ये जगह है यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो बहुत सारा मैग्मा, लावा, सब कुछ निकलेगा ना बाहर। अब यहाँ पे जो वाटर है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, आप जानते ही है 15 मीटर तक ऊपर जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारा पानी इसके साथ जाएगा, और उसके आसपास जो भी चीज़ें होंगी, जैसे किनारे पे जो भी घर हैं, जो दुकानें हैं, सब कुछ क्या होंगी? बह जाएंगी, नुकसान हो जाएगा उनको। They flood and destroy the coastal regions, port towns and harbors and cause large scale economic loss. इसके साथ क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें बह जाती हैं, जैसे कोस्टल रीजन पे जो भी दुकानें हैं, बंदरगाह हैं, नगर हैं, ठीक है, या बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, लोगों की दुकानें लॉस हो जाएंगी, लोगों का जो भी धन दौलत प्रॉपर्टी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा। तो इससे वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया आर सुनामी प्रोन जोन। जैसे आपने देखा था अर्थक्वेक प्रोन जोन, ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ आएगा? प्रोन जोन मतलब वो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा आती है। तो अर्थक्वेक प्रोन जोन इंडिया में हिमालयन रीजन थे। बात करें सारे कंट्रीज मिला करके तो सारे कंट्रीज में जापान है अर्थक्वेक प्रोन जोन, है ना। ऐसे ही बेटा आपका सुनामी प्रोन जोन जो है, कंट्री में बात करेंगे तो जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया है। Indian Ocean earthquake of 26 December 2004 triggered one of the worst tsunami disasters. जितने भी सुनामी आए हैं उनमें से सबसे खतरनाक सुनामी की बात करें तो एक बार हिंद महासागर में आया था अर्थक्वेक, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को, और ये इतना खतरनाक रूप ले लिया था कि इसने बहुत सारे देशों को अफेक्ट किया था, जिसमें आपका इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, ये सब हैं। और इंडिया की बात करें बेटा तो सुनामी हिट द तमिलनाडु कोस्ट। इंडिया में
जो तमिलनाडु कोस्ट है हमारा, उस एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या समझे आप लोग सुनामी से? सुनामी क्या है कि जब वाटर बॉडीज़ के अंदर अर्थक्वेक आए या वॉल्केनो इरप्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वजह से वाटर की जो लहरें हैं, वाटर की जो वेव्स हैं, वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाती हैं और क्या करेंगे, बहुत सारे किनारे की चीज़ों को वो बहा ले जाती हैं अपने साथ। तो इससे क्या होता है, लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। और बात करें अगर बहुत ज़्यादा कहाँ पे आता है सुनामी, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, इन सारे जगह पे ज़्यादा आता है। एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन में एक बार अर्थक्वेक आया था 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक माना जाता है, सबसे बेकार माना जाता है और इसमें 3-4 देश शामिल हुए थे, आपको पता है, जो कि इसके शिकार हो गए थे। इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। और इंडिया में तमिलनाडु में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को हमको मिला था। कौन सा? 26 दिसंबर 2004 वाला, जो हिंद महासागर में आपका अर्थक्वेक था। तो ये अर्थक्वेक जब वाटर बॉडी में आया तो लहर के फॉर्म में वही सुनामी में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सुनामी क्या है। वॉल्केनो इरप्शन या अर्थक्वेक दोनों की वजह से हो सकता है। अब हमको इसकी प्रिपेयर्डनेस पढ़नी है कि हम कैसे बच सकते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बेटा इसका प्रिपेयर्डनेस देख लीजिए, तैयारी। अ सुनामी वार्निंग सिस्टम वाज सेट अप अंडर द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन आपको पता होना चाहिए, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे देशों के लिए एक साथ मिलके काम करता है। इसके अंडर में बहुत सारी इसके ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन हैं और सब मिल करके, जैसे WHO भी इसका एक पार्ट है बेटा। तो ये सारे मिल के एक काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे कि किसी भी देश में सूखा पड़ा है, किसी देश में सुनामी आ गई है, किसी देश में कोई महामारी पड़ी हुई है ना, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये इनिशिएटिव क्रिएट करता है। तो इसने एक इनिशिएटिव किया हुआ है सुनामी वार्निंग सिस्टम। जैसे कहीं भी सुनामी आने वाली है तो इसके लिए पहले से ही अलर्ट इशू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, लोग अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, ऑल नेशंस अराउंड द इंडियन ओशन इन केस ऑफ इम्पेंडिंग सुनामीज। तो इंडियन ओशन में माना जाता है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो यहाँ के चारों तरफ जो भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज में ये तो इशू अलर्ट करवा देता है। ठीक है, अब जैसे ही वंस द वार्निंग इज इशूड, जैसे ही वार्निंग इशू होती है, पीपल शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट फ्रॉम कोस्टल रीजन्स एंड मूव टू हायर ग्राउंड्स। अब जो लोग समुद्र के किनारे वाले रीजन पे रहेंगे, तो जैसे ही वो वार्निंग सुनते हैं कि सुनामी आने वाली है, वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से भाग जाते हैं तुरंत। ठीक है, और कहाँ चले जाएंगे, हायर ग्राउंड्स पे, ऊंची जगह पे, जहाँ पे पानी बह के ना जा सके, उनको उस पर असर ना पड़ पाए, उनके ऊपर उसका कोई असर ना पड़े, किसका, सुनामी का। तो आप लोग समझ गए होंगे, यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग सिस्टम सेटअप किया है, किसके लिए, सुनामी के लिए। तो जिससे सारे कंट्रीज में क्या होता है, इसका इशू अलर्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं अलार्म टाइप का बज जाता है, और लोग समाचार के पत्रों के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, ठीक है, आता है ना टीवी पे, तो उसके थ्रू जान जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट डिसास्टर है बेटा साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन भी वाटर में आने वाला नेचुरल डिसास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए, साइक्लोन इज अ वायलेंट सर्कुलर स्टॉर्म। ये एक खतरनाक और सर्कुलर स्टॉर्म है, इस तरह से गोल गोल तक। यहाँ देखिए, अभी मैं समझाती हूँ ये कैसे आता है। इट इज कन्फाइंड टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। ऐसा माना जाता है कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे ये ज़्यादा आता है। ठीक है, दिस ट्रॉपिकल बेल्ट इज प्रोन टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड। और ऐसा माना जाता है कि इस ट्रॉपिकल बेल्ट पे, जो 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ, आपने देखा होगा ग्लोब पे, ये लैटिट्यूड है ना बेटा, तो यहाँ पे माना जाता है कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, in India, tropical cyclones originate in and affect the coast of Bay of Bengal and Arabian Sea. इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से, और आसपास के बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट करती हैं। इन द ईस्टर्न कोस्ट दीज मेनली अकर इन अक्टूबर एंड नवंबर। ईस्टर्न कोस्ट में अगर जाएं, पूर्वी किनारों पे, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में ज़्यादा अकर होती हैं। विंड्स एवरेजिंग 180 किलोमीटर पर हायर स्ट्राइक दीज रीजन्स। और हवा जो होती है, जैसे इस स्टॉर्म के साथ जो हवा की स्पीड होती है वो 180 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। 1 घंटे में 180 किलोमीटर हो जाती है स्पीड हवा की। इट कॉजेज फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स, फार्म्स एंड क्रॉप्स।
इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लोग जहाँ पे रहते हैं उनकी खेती बाड़ी, अनाज, हर एक चीज़ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। The cyclone of Andhra Pradesh in 1977 and cyclone Nargis of 2008 were the worst cyclone that affected India. Underline this, बेटा तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में जो 1977 में आया था साइक्लोन एंड नरगाफ, ठीक है, हम कह सकते हैं 2008 का एक साइक्लोन था, उसे सबसे खतरनाक साइक्लोन माना जाता है। अब ये क्या है, एक बार देख लीजिए। आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखा होगा, ठीक है, कि जब सी पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो वहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और चली जाती हैं, कहाँ पे, ऊपर जाएंगी। एंड लैंड पे जब ऐसे होगा, समुद्र की ठंडी हवाएं लैंड पर आएंगी तो यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, सी में चली जाएंगी। तो इसी तरह से जब सी के ऊपर की बेटा सारी ठंडी हवाएं ऊपर चली जाती हैं और जो गर्म हवाएं हैं साइड साइड की वो आ जाती हैं सेंटर में, ठीक है, और सेंटर में आ करके सारी हवाएं ऐसे एक सर्कल टाइप का बनाती हैं, सेंटर टाइप का बनाती हैं, और धीरे धीरे एक ऐसा स्पीड क्रिएट होता है उनके अंदर, और ऊपर से भी दबाव होता है, प्रेशर होता है ठंडी हवाओं का बादल जैसा, और नीचे से भी गर्म हवाओं का, तो ये प्रेशर बना के मूव करना स्टार्ट कर देती हैं गोल गोल, ठीक है, और इसी को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। तो इसका आप लोगों ने पिछली बार एक बेसिक वीडियो देखा होगा, स्पेशली जो मैंने साइक्लोन के लिए दे रखा है उसको देख लीजिएगा, और नहीं समझ आएगा तो आप लोगों को फिर से इसके बारे में बताया जाएगा। तो समझ लीजिए, ऊपर की हवाएं जो है वो चली जाएंगी, पानी के ऊपर वाली हवाएं ऊपर, और जो नीचे की गर्म हवाएं हैं सब इकट्ठा होकर के सर्कल बनाती हैं और मूव करना स्टार्ट करती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेंगी अपने आसपास और एरिया बढ़ाती चली जाएंगी, और इनके साथ हवा का स्पीड भी बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों ने, आप देख सकते हैं लैंड एरियाज पे बवंडर, ठीक है, गर्मी के महीने में देखा होगा आप लोगों ने, गोल गोल हवा पूरा सर्कल बना के घूमती है ना, तो ऐसे पानी में होता है। अब इससे प्रिपेयर्डनेस, तैयारी क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे बच सकते हैं, तो देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेगुलरली इशूज साइक्लोन वार्निंग्स। भारतीय मौसम विभाग, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मीन्स क्या होता है बेटा, मौसम विभाग। तो जो भारतीय मौसम विभाग है ये रेगुलरली, बराबर से क्या करता है, साइक्लोन वार्निंग्स इशू किया करता है, मतलब बताता रहता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, हम कह सकते हैं टीवी के थ्रू, ठीक है, तो बराबर वार्निंग दिया करता है लोगों को जब भी आने वाला होता है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में ही है, ये मेंटेन्स मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स एंड कोस्टल एम्बैंकमेंट्स। तो ये बहुत सारे, इसका उद्देश्य होता है एक साथ बहुत सारे टाइप के साइक्लोन, आप आगे देखो साइक्लोन के भी 3 टाइप होते हैं, तो हर एक टाइप के साइक्लोन से बचने के लिए उनके लिए कैसे शेल्टर बनाए जाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे ये प्रोजेक्ट काम करता है। साथ ही साथ लोकल पीपल, जो जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको ये ट्रेन भी करता है, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रेन्स लोकल पीपल इन साइक्लोन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेज एफॉरेस्टेशन ड्राइव। साथ ही साथ ये लोगों को ट्रेन भी करता है एंड एफॉरेस्टेशन भी करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाने में मदद करता है। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आप इसको याद रखिएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भारतीय मौसम विभाग है, दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारे टाइप से साइक्लोन से बचने के लिए कैसा शेल्टर होना चाहिए, लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देता है और लोगों को बचाता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा फ्लड। नेक्स्ट क्या है, फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल डिसास्टर्स है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इस प्राकृतिक आपदा पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, बस तैयारी कर सकते हैं और नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो देखिए, फ्लड अकर व्हेन रिवर वाटर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स। बाढ़ तब आती है जब नदी के पानी अपने किनारों से बाहर निकलने लगते हैं। इन इंडिया इट ऑफन अकर्स ड्यूरिंग मानसून। भारत में ये अक्सर होता है बारिश के मौसम में, मानसून सीजन में। द हाई रेट ऑफ स्नो मेल्टिंग इन द रिवर्स अपर कॉस्ट एंड हाई रेट ऑफ सॉयल इरोजन आल्सो लीड्स टू फ्लडिंग। अब और भी रीजन है, कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कहीं कहीं नदियों में पहले से बर्फ़ जमा हुआ है या पहाड़ पे ही कहीं से है बर्फ़ जमा हुआ है, तो वो सारे बर्फ़ अचानक से पिघलने लगे तो क्या होगा, पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, आसपास के एरियाज में ही तो बह के जाएगा। या हम कह सकते हैं मिट्टी सारी बह गई है तो पानी क्या होगा,
तब भी पानी बहेगा, ज़्यादा बाढ़ आएगी। ये भी सॉइल इरोजन भी एक रीजन हो सकता है फ्लड के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्नो मेल्टिंग, बर्फ़ का पिघलना, साथ ही साथ हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन भी क्या कर सकता है, फ्लडिंग को कर सकता है, बाढ़ ला सकता है। फ्लड कॉज ए डेंजरस राइज इन द वाटर लेवल विच सबमर्जेज द सराउंडिंग एरियाज। फ्लड एक बहुत ही खतरनाक वाटर लेवल को ले आता है, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बाढ़ आ गई है, नदी का पानी बहुत तेज़ी से बहेगा, आसपास के एरियाज पे पूरा जाके फैल जाएगा, ठीक है। लोगों के घरों में पानी भर जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों के घर डूब जाएंगे, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं, फ्लड्स मेक मिलियंस होमलेस, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर। बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, उनके घर डूब जाएंगे, टूट जाएंगे, उनके अनाज खराब हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें आती हैं बेटा, टेक्नोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डैमेज हो जाएंगी जब पानी पानी सब कुछ हो जाएगा। फ्लड्स cause huge financial losses since it causes periodically। बाढ़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस करता है, कह सकते हैं इकोनॉमिक लॉस करता है, क्योंकि ये जब पीरियोडिकली होता है, बराबर से होता रहता है, तो जो भी लोग ओवरकम हुए हैं, मान लीजिए धीरे धीरे कमाना खाना स्टार्ट किए, फिर बाढ़ आ गई, तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इट इज आफ्टरमैथ वाटर बॉर्न डिजीजेज। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि कभी कभी नॉर्मल फ्लड भी होता है, कि जैसे आया पानी बह के फिर थोड़ी देर में चला गया, तो इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकते हैं बेटा, पानी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि दूर दूर से आया गंदा पानी बह करके, पता नहीं कैसे लोग रहे होंगे वहाँ पे, पता नहीं कौन से एनिमल्स रहे होंगे, कौन कौन से वायरस बैक्टीरिया रहे होंगे, वो सारा बह करके हमारे एरिया में आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे नल के पानी में, हमारा पीने वाला पानी जो है, हम कह सकते हैं हमारे जानवर जहाँ पे पानी पीते हैं, तो उन सारे पानी में मिल करके ये वाटर बोर्न डिजीजेज कॉज करता है, मतलब पानी से होने वाले रोग। अब देखिए, लाइक कॉलरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस स्प्रेड। इसकी वजह से कॉलरा एंड गैस्ट्रिक, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, हेपेटाइटिस हो सकती हैं, ठीक है। चाइना, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस रेगुलर फ्लड्स। चीन, थाईलैंड, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे बराबर बाढ़ आती है, ठीक है। जल्दी ही आपको बराबर न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा कि इस जगह पे, इस स्टेट में इंडिया के बाढ़ आ गई है। अभी हाल ही में आपने सुना था हमारे यहाँ उत्तराखंड में, चमोली में। The Kosi flood in India in 2008 and Indus flood in Pakistan in 2010 were among us the most devastating floods। अब बेटा आपको जो ये एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं ना, कि इस फ्लड, ये साइक्लोन, ये सुनामी, ये अर्थक्वेक, तो उसको अंडरलाइन करके कहीं अलग कॉपी में नोट करते रहिए। तो जैसा कि कहा जा रहा है, इंडिया में कोसी फ्लड, कोसी बाढ़, और 2008 में जो कि आया था, एंड इंडस फ्लड ये कब आया था, पाकिस्तान में 2010 में। तो कोसी फ्लड इंडिया में 2008 में एंड इंडस फ्लड पाकिस्तान में 2010 में। ये बहुत खतरनाक बाढ़ माने जाते हैं। अनलाइक अदर डिसास्टर्स, दूसरे डिसास्टर्स की तरह, दूसरे आपदाओं की तरह, फ्लड इज स्लो एंड प्रेडिक्टेबल। फ्लड जो होता है ये धीरे होता है, और सारी चीज़ों की अपेक्षा, जैसे जितने भी नेचुरल डिसास्टर्स आप पढ़ते हो उन सब के हिसाब से आपका जो फ्लड है ये थोड़ा धीरे होता है, और इसको हम पहले से जान सकते हैं, प्रेडिक्टेबल है, इसको पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है कितने डेट में बारिश होने वाली है, आप लोग संभल जाइए। Human activities significantly contribute to occurrence deforestation, colonization of riverbeds, poor quality dams and improper drainage river gives rise to floods। अब इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे? क्योंकि बहुत सारा पेड़ों को काटना, पेड़ ज़्यादा कटेंगे तो क्या होगा, सॉयल इरोजन होगा। तो पानी जब बह करके कहीं स्पीड से आ रहा है तो और भी चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाएगा। अगर वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें होती मोटी मोटी, तो शायद पानी को रोक सकते थे, है ना। कॉलोनाइजेशन ऑफ रिवर बेड, नदी के किनारे पे लोगों का रहना, घर बना करके, डैम और रिवर्स जो भी चीज़ें बनाए जा रहे हैं उनकी पुअर क्वालिटी, सही से नहीं बनाएगा तो कभी कभी लीक हो जाता है नहरों वगैरह में, डैम्स वगैरह में, तो उसकी वजह से भी पानी इधर उधर बह के चला जाता है, ठीक है। तो ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों की वजह से जो बाढ़ आ रहा है, हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। हाउएवर इट आल्सो हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है। हमने नेगेटिव इफेक्ट तो देख लिया, अनाज खत्म हो जा रहे हैं, लोग बेघर हो जा रहे हैं, बीमारियां हो जा रही हैं, बट क्या है कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। द फ्लड वाटर्स डिपॉजिट फर्टाइल सिल्ट ओवर द एरियाज दे फ्लड। क्या होता है, कभी कभी बाढ़ का पानी रुक जाता है और कहीं कहीं से फर्टाइल वाटर भी आ जाता है, जैसे उपजाऊ जगह की मिट्टी कहीं बंजर एरिया पे आ गई तो उससे क्या होगा, वो जगह फर्टाइल हो जाएगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट है इसका ये। अब तैयारी क्या कर सकते हैं बेटा, इससे कैसे बचेंगे हम लोग। प्रिपेयर्डनेस, सिंस फ्लड्स कैन बी प्रेडिक्टेड,
पता है हमें कि फ्लड की जानकारी पहले से मिल सकती है हमें। हैविंग एन इवैक्यूएशन प्लान इन प्लेस बिफोर ए फ्लड अकर्स कैन हेल्प मिनिमाइज डैमेज। अब पहले से ही अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से प्लान बना लें तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस जो हो रहा है उससे बच सकते हैं। व्हेन ए फ्लड वार्निंग हैज़ बीन इशूड फॉर योर एरिया, हेड फॉर हायर ग्राउंड एंड स्टे हियर, स्टोर एडुकेट फूड, वाटर एंड मेडिकल एड। जब भी आपके एरिया में फ्लड का इशू हो, ठीक है, फ्लड का अलार्म अगर इशू हो रहा है, कहीं पे भी बाढ़ से रिलेटेड न्यूज आप सुन रहे हैं कि आपके एरिया में आने वाला, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे वाला ना जगह हो, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, हायर ग्राउंड लेवल पे चले जाएंगे, पहाड़ों पर रहने चले जाइए, या कहीं दूर चले जाइए, दूसरे एरिया में चले जाइए, और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में फूड, वाटर और मेडिकल एड भी साथ में रखिए। तो ये आपका तैयारी हो गया कैसे बच सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप दूसरे जगह पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉट, सूखा। सूखा क्या है? When an area faces acute water shortage and rainfall over a long period of time, it is said to be फेसिंग ए ड्रॉट। जब किसी एरिया में पानी की कमी हो जाए, बहुत सारे टाइम तक बारिश नहीं होता है, अनाज सूखने लगते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सूखा, ड्रॉट। लॉन्ग इंटेंस समर्स एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर लीड टू ड्रॉट। बहुत लंबे टाइम तक जब समर होने लगता है, सूरज बहुत दिन तक निकले और बारिश जल्दी नहीं होती है, तो इसकी वजह से ड्रॉट हो सकता है। साथ ही साथ जब ज़्यादा दिन तक बारिश ही नहीं होगी, ज़्यादा दिन तक समर है, समर का टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, गर्मी बहुत है और पानी की तो ज़रूरत है ही, तो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, सूखा पड़ता है। ड्रॉट इन टर्न क्रॉप फेलियर, स्टारवेशन, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ कैटल एंड एपिडेमिक्स। सूखे की वजह से क्या हो सकता है, अनाज तो सूखेगा ही, आपको पता है पानी बिना चल नहीं सकता, अनाज सूखेगा तो स्टारवेशन होगा, भूखमरी होगी, लॉस ऑफ लाइफ मतलब लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे, एपिडेमिक्स मीन्स महामारी पड़ जाएगी। द साहेल रीजन इन अफ्रीका सफर्ड द वर्स्ट पॉसिबल ड्रॉट इन द 1918 एंड बुंदेलखंड इन इंडिया रिसेंटली फेस्ड ए ड्रॉट। अब ये भी याद रखिए, अंडरलाइन कर लिया करिए, जहाँ पे है साहेल रीजन, अफ्रीका में साहेल क्षेत्र है एक, उसने एक बार बहुत ही खतरनाक 1980 में बहुत खतरनाक सूखे का सामना किया था, और इंडिया में तो अभी हाल ही में बुंदेलखंड में पड़ा था सूखा, और वहाँ पे अभी भी पानी की कमी ही है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है बुंदेलखंड में। आगे देखते हैं बेटा, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान आर सम ऑफ द ड्रॉट प्रोन स्टेट्स इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ ड्रॉट प्रोन कंट्रीज कौन कौन से हैं, कह सकते हैं स्टेट, कह सकते हैं कंट्री नहीं, हमारे इंडिया में कौन कौन से ड्रॉट प्रोन स्टेट्स हैं, तो उसमें से बेटा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब कहाँ है, क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉट आता है, सूखा यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, बारिश कम होती है। ओके, अब इससे हमको प्रिपेयर्डनेस देखना है, कैसे बच सकते हैं, तो देखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, replenishment of water resources, transfer of rivers water from surplus areas and construction of reservoirs and dams can help reduce the impact of drought। इसके लिए हम कर सकते हैं कि जब भी बारिश हो रही है तो उसको हम हार्वेस्ट करें, इकट्ठा करें पानी को, ऐसे ही वेस्ट ना करें वाटर को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ट्रांसफ़र ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र करें वाटर को, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, रिजर्वायर यानी कि गड्ढे खुदवाएं, तालाब खुदवाएं, पानी को इकट्ठा करें, है ना, तो इन सबसे क्या हो सकता है बेटा, सूखे का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। साथ ही साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हमको पता है पेड़ क्या करते हैं, बादल बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट नेचुरल डिसास्टर बचा हुआ है लैंडस्लाइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो लैंडस्लाइड देखिए बेटा, लैंडस्लाइड इज द सडन स्लाइडिंग ऑफ सॉइल डाउन अ माउंटेन। अचानक से जब किसी पहाड़ से कोई टुकड़ा टूट जाता है, ठीक है, कह सकते हैं सॉइल डाउन, मिट्टी का गिर जाना, यहाँ पे हम कह सकते हैं पहाड़ से कुछ भी एक पार्ट उसका टूट करके अचानक से गिर जाए, तो इसे हम लैंडस्लाइड कहेंगे। It is caused due to erosion, earthquake, sloping terrain, improper land use, deforestation, heavy rainfall and mining। इसके रीजन जो हो सकते हैं, पहला तो इरोजन, मिट्टी बह रही है, ठीक है, तो कमजोर हो गया पार्ट और गिर गया। अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से हिलेगा सारा पार्ट, तब भी लैंडस्लाइड हो सकता है। स्लॉपिंग टेरेन मतलब बहुत पतला जा रहा है ऐसे, तो कहीं कमजोर होकर के वो गिर सकता है, ठीक है।
स्लोप बनाने के चक्कर में। साथ ही इम्प्रॉपर लैंड यूज, जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लैंड का यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, बहुत खुदाई उदाई हो गई आसपास, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं है बिल्कुल भी, तब भी हो सकता है, ठीक है। हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है, एंड माइनिंग की वजह से, खुदाई की वजह से भी होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे रीजन है लैंडस्लाइड के। आगे देखेंगे, इट अफेक्ट्स ए रिलेटिवली लोकलाइज्ड एरिया, आसपास के लोकल एरियाज को तो ये इफेक्ट ही करेगा। हमको पता ही होना चाहिए, जहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, जहाँ पे पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिरेगा, तो वहाँ पे आसपास का जो एरिया हो तो अफेक्टेड ही होगा। जंगल, पेड़ पौधे, जो भी जानवर हैं, उन सबको तो दिक्कत होगी ही होगी। जो भी लोगों के घर रहेंगे वो भी टूटेंगे। रोड ब्लॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइंस एंड रॉक फॉल्स आर सम ऑफ इट्स रिजल्ट्स। इसके कुछ रिजल्ट हैं, जैसे रोड का ब्लॉक हो जाना। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग फिगर में, लैंडस्लाइड हुआ, गिर गया, रास्ते में पूरा चट्टानें भरी हुई हैं, तो कैसे गाड़ी जाएगा, रोड ब्लॉक हो सकता है। रेल लाइंस भी टूट सकती हैं, कहीं रेलवे लाइन के किनारे जो पहाड़ है गिर गया तो रेलवे लाइन भी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, और चट्टानें गिर जाएंगी। ये सब भी इसका कुछ रिजल्ट है। Areas of steep slopes with heavy rainfall like the Himalayas, Western Ghats and northeastern regions and Andaman and Nicobar Islands are prone to it. ज़्यादा लैंडस्लाइड कहाँ पे होते हैं तो देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा चट्टानें गिरती हैं तो वो है बेटा जहाँ पे बहुत पतली पतली वो है स्लोप्स हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के कारण भी हो सकता है। हिमालय रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में, इंडिया की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में, यहाँ पे लैंडस्लाइड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी कैसे करेंगे, तो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन हिल्स। पहाड़ी एरियाज में, जहाँ पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, वहाँ पहली बात तो कुछ बनवाना नहीं चाहिए, बिल्डिंग फैक्ट्रियाँ, वहाँ पे हमें रोकना चाहिए लोगों को कि खुदाई उदाई ना करने जाएं। बॉन्ड शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड टेरेस फार्मिंग एंड एफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन होना चाहिए आसपास का चीज़ें। तो जैसे होता है ना, जब हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस होता है, सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं, तो चीज़ें ज़्यादा नहीं प्रभावित होती हैं। जब इन्वायरमेंट में ही, इकोसिस्टम ही हमारा डिस्टर्ब होता है, तभी ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं बहुत कम बारिश हो गई, तो ये सारा इसका रिजल्ट हो सकता है। तो हम तैयारी कर सकते हैं इसकी कैसे, कि हम लोग टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ये सब इसकी तैयारियां हैं। तो बेटा ये वीडियो इतना ही, आपका चैप्टर ओवर हो गया है। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी वो आपकी क्लियर की जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इसका एक्सरसाइज दूंगी PDF फॉर्म में, उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। एंड जो आंसर बेटा फ्रॉम बुक लिखा रहे ना, तो उसका मतलब होता है बुक से, ठीक है। बुक से मैं पेज नंबर बता दूंगी, पेज नंबर देख करके आप लोग उसको ढूंढ करके लिख सकते हैं। एंड जो मुझे टफ लग रहा है आप लोगों के हिसाब से मैं आपको लिख करके दे दूंगी उसे। ओके, थैंक यू।